संपादक श्री कमल ललवानी जी, मैं रिपोर्टर एकता सिंह भाटी, कैमरामैन गोपाल जी भाटी के साथ। चेक अनादरण प्रकरण नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गजेंद्र जी राजपुरोहित, जो NIT मैगजीन के बोर्ड सदस्य भी हैं, विस्तृत जानकारी देंगे। आज इस विधिक परामर्श सभा में प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी बांगड़ महाविद्यालय से, गोविंद सिंह जी अधिवक्ता, अमिटी यूनिवर्सिटी से नोएडा दिल्ली से अखिलेश जी, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से श्रुति जी जो कि विधि छात्रा हैं, हमारे बीच उपस्थित है, जो इस विषय पर आम कानूनी पेचों पर अपनी अपनी समस्या का हल विधि एक्सपर्ट अधिवक्ता गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित से जानेंगे। आज इन बिंदुओं पर एक्सपर्ट अपनी राय देंगे। पहला बिंदु है, चेक अनादरण होने पर पीड़ित को इस कानून में कैसे राहत मिलेगी? जी, सबसे पहले नमस्कार आप सभी का। आज बहुत ही बढ़िया इशू है। वर्तमान में इकोनॉमिक एरा चल रहा है, इसमें NIT एक्ट प्रकरण में मुकदमों की अंबार सी बाढ़ सी आ गई है। कारण उसका यह है कि इस कानून की उपयोगिता के साथ साथ में वर्तमान में दुरुपयोगिता भी शुरू हो गई। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि पीड़ित को क्या न्याय मिलेगा इस एक्ट के तहत। मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे ही किसी व्यक्ति का, भले व्यापारी है जिसने माल उधार दिया है, तो मान लो A ने माल B को उधार दिया, B के A पैसा मांग रहा है, तो B अपना चेक देगा A को, और जो चेक भर के दिया है वो चेक A उस डेट ऑफ चेक की जो तारीख है उसके 3 महीने के भीतर भीतर बैंक में प्रस्तुत करेगा। बैंक में प्रस्तुत करने पर यदि वो चेक क्लियर हो जाता है तो उस व्यापारी का वहाँ तक कि मामला सेटल हो गया। बाय द वे चेक रिटर्न होता है तो A जो व्यापारी है, जो पैसा मांग रहा है, वो अपनी होम ब्रांच बैंक में चेक को प्रेजेंट करेगा। चेक जैसे ही रिटर्न होता है, रिटर्न होने के 30 दिन के भीतर भीतर डिमांड नोटिस दिया जाएगा एक्यूज को, आरोपी को। 15 दिन के टाइम में यदि आरोपी वो पैसा दे देता है तो मुकदमे का निस्तारण वहीं हो जाता। बाय द वे वो 15 दिन के भीतर अपना पैसा नहीं लौटाता है या उसका रिप्लाई नहीं देता है, तो उसकी नोटिस की तामीली के 15 दिन पूरे बीत जाने के बाद 16वें दिन से, यहाँ मार्केबल बात ये रहेगी कि इसमें टेक्निकल एक्ट है, तो 16वें दिन से लेकर 30 दिन के भीतर भीतर सक्षम न्यायालय में, जहाँ उसका क्षेत्राधिकार होता है, सक्षम न्यायालय का मतलब यहाँ मेरा ये है कि जो उसका क्षेत्राधिकार है, जहाँ उसका पुलिस थाने के अंदर वो स्थित है, तो उस न्यायालय में वो प्रकरण दायर होगा और उस परिवादी की तरफ से वो परिवाद जो पेश होगा, उस परिवाद में जो चेक, असल चेक है जो रिटर्न हुआ बैंक से, वो उसका रिटर्न मीमो, उसके साथ में उसका जो डिमांड नोटिस की फ़ोटोकॉपी जो उसने एक्यूज को भेजा था, जो उसको सर्व हुआ है, वो लगा के परिवाद पेश किया जाएगा। न्यायालय में परिवाद पेश होने के बाद न्यायालय में प्रथम दृष्टया देखेगा कि ये टेक्निकल एक्ट में जैसा कि बताया आपको कि इसमें चेक की अंकित डेट से 3 महीने के भीतर क्या लगाया गया है चेक, और उसके बाद में प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम में 30 दिन के भीतर डिमांड नोटिस दिया गया, और यदि डिमांड नोटिस प्रॉपर रूप से सर्व हो गया तो उसका 15 दिन का ग्रेस पीरियड छोड़ा गया, और उस 15 दिन में उसने कोई रिप्लाई दिया, या 15 दिन बीतने के बाद में अप्रोप्रिएट टाइम 30 दिन के भीतर परिवाद यदि पेश किया गया है और ड्यूली स्टैम्प, इसमें ₹1 का स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो वो लगा हुआ है, तो उस पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, प्रसंज्ञान लेगा। उसके बाद में न्यायालय सबसे पहले समन जारी करेगा जहाँ पे आरोपी रहता है, जहाँ उसका पोस्टल एड्रेस उस परिवार में लिखा गया है। यह मैं बताना चाहूँगा आपको कि जनरली आज की तारीख में जो मुकदमों का अंबार लगा है, उस पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसके तामील प्रॉपर नहीं होती। तामील में कई साल लग जाते हैं, यहाँ की 2-2 साल 4-4 साल लग जाते हैं। उसका कारण यह है कि उसका प्रॉपर पोस्टल एड्रेस पे वो व्यक्ति प्रेजेंट होता ही नहीं, या जब ट्रांजैक्शन हुआ था जब एड्रेस अलग था, और जब केस दायर हुआ तब उसका एड्रेस अलग है, तो समन की तामीली पुलिस प्रॉपर करा नहीं पाती। फिर अपन दोष देते हैं पुलिस महकमा जो है उसने साठ काट कर दी है आरोपी से और उसका तामीली नहीं हो रही है। उसके बाद में यदि समन के बाद तामील हो जाता है और तामीली के बाद भी वो कोर्ट पर उपस्थित नहीं होता, तो अगली हियरिंग डेट पर उसका बेलेबल वारंट जारी होगा, जिसको BW कहते हैं अपने लॉ की भाषा में। उसकी तामीली के बाद वो यदि उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट लास्ट में बेलेबल वारंट जारी करेगा,
और अवेलेबल वारंट में पुलिस उसको प्रोटेक्शन पे लेके आएगी, कोर्ट में पेश करेगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्ट पहले ही बता दिया बेलेबल ऑफेंस है, तो उसकी एज पर बेल और बॉन्ड पेश किए जाएंगे और उसकी बेल ली जाएगी। साथियों, जैसे ही आरोपी न्यायालय में पेश होता है, यदि वो न्यायालय में पेश होने के बाद में प्राइमा फेसी यदि फर्स्ट स्टेज पे ही वो चाहता है कि मेरा ये चेक रिटर्न होने का मजबूरी का कारण था, मैं यहाँ पे नहीं था, या उस समय मेरा पैसा बैंक में नहीं था बैलेंस, लेकिन अब मैं पैसा देना चाहता हूँ, तो न्यायालय में ये समनीय ऑफेंस है, तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो उसका आरोपी द्वारा ये बात कहने पर कोर्ट उसको क्षमा कर लेगा और वो मुकदमा वहीं निस्तारण हो जाएगा। उसका कोई अतिरिक्त चार्ज उसको देना नहीं पड़ेगा, चेक अमाउंट में उसका वो राजीनामा हो जाएगा। यदि वो कहता है कि आरोप जो लगाए कोर्ट का वो गलत है, उस परिस्थितियों में न्यायालय आरोप विरचित करेगा और उसको सुनवाई के लिए अग्रिम पेशी दी जाएगी। अग्रिम पेशी पे परिवादी अपना उसको परिवाद पेश किया गया है उसके समर्थन में अपना एफिडेविट पेश करेगा और उस एफिडेविट की कॉपी एक्यूज के अधिवक्ता को दी जाएगी। धारा 145 एनआई एक्ट के तहत परिवादी कोर्ट से उससे जीरक करने की परमिशन मांगेगा, तो कोर्ट उसको 145(2) के तहत परमिशन देगा। कई बार मौखिक भी परमिशन मिल जाती है तो भी वो जीरक कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो जीरक की बात आई, जीरक का इन द सेंस ये है कि जो परिवादी ने परिवाद पेश किया है उस पर चीफ होगी, परिवादी का वकील जो होगा वो चीफ करवाएगा। उसके बाद में जो क्रॉस होगी, उस क्रॉस में इस एनआई एक्ट की धारा 139 जिसमें ये प्रजम्पशन है, उपधारणा है कि इसके तहत ये माना जाएगा कि परिवादी के पास चेक आया है तो वो किसी लीगल डेब्ट्स और लाइबिलिटीज़ के पेटे आया है, तो ये माना जाएगा कि चेक का पैसा वास्तव में परिवादी मांगता था। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धारा 139 जो प्रजम्पशन है ये खंडनीय है, ये रिबिटल योग्य है। तो जीरक के दरमियान जो एक्यूज का अधिवक्ता है उसकी भूमिका ये शुरू होती है कि इस केस को दोष मुक्त कैसे करवाएं, तो वो वकील जो है उससे जीरा करेगा। साथियों, जीरा में जो परिवादी ने पेश किए डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट पे जीरा होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाएगा कि उसने जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, डॉक्यूमेंट में जो बता रहा है कि मैंने मेरे आरोपी को फ्रेंडली लोन दिया है, या व्यापारी है तो बता रहा है मैंने अमुक तारीख को माल बेचा है, तो वो परिवादी साबित करेगा एज पर डॉक्यूमेंट के अनुसार कि फलानी फलानी तारीख को मैंने 50,000 का माल आरोपी को बेचा है। और यदि वो डॉक्यूमेंट में जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी रोकड़ बही है, माल आवक जावक बही है, डिस्पैच रजिस्टर है, बिल्टी है, जिस ट्रांसपोर्ट से भेजा उस ट्रांसपोर्ट का वाउचर है, ये सारे दस्तावेज उसको बताने पड़ेंगे कि इसी तारीख को पर्टिकुलर तारीख को मैंने माल भेजा है। और जो डॉक्यूमेंट बता रहा है उस डॉक्यूमेंट को क्रॉस एक्यूज का अधिवक्ता वो करेगा और वो उस पर से कमी निकालेगा कि पर्टिकुलर तारीख को जो आप 50,000 का माल का भेजना बता रहे हो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं है, या वो ऐसे दस्तावेज आपकी पत्रावली पे नहीं है। सेकेंडली, जनरली जो मुकदमे कोर्ट में आए हैं उसमें 70% मुकदमा में ये बताया गया, जो फाइनेंस ग्रुप होते हैं उनके द्वारा बताया गया है कि हमने फ्रेंडली लोन दिया। अब फ्रेंडली लोन के मतलब ये बताते हैं कि पारिवारिक अवस्था थी आरोपी को, उसकी बच्चे की शादी थी या उसके बच्चे की नौकरी की व्यवस्था करनी थी, इसलिए मैंने 2 लाख रुपये बिजनेस के लिए दिया। तो साथियों, ये बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि फ्रेंडली लोन की बात जहाँ तक है तो वो उसकी आय के स्रोत पर निर्भर करता है। परिवादी की जिस डेट को पैसा उधार देना बताया, क्या परिवादी उस तारीख को इतना पैसा कमा रहा था या नहीं कमा रहा था। जैसे एक व्यक्ति परिवादी उसकी इनकम सोर्स के लिए हम पूछते हैं उसको जीरे में पूछा जाता है कि आपकी मासिक आय क्या है, वो अपने आप को बहुत होशियार समझ के तन के खड़ा होता है, वो कहते हैं महीने का 10,000 है। फिर उसको अगला सवाल रेज किया जाता है आपके परिवार का मासिक खर्चा क्या है, वो बताता है 5,000। तो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति 5,000 परिवार का खर्चा चुका कर 5,000 पीछे सेव करता है। अब वो आदमी 2 लाख रुपये उधार कैसे दे पाएगा। तो इनकम ऑफ सोर्स यदि प्रूव नहीं होता है एज पर डॉक्यूमेंट, तो भी वो केस में दोष मुक्ति के आसार होते हैं, और जीरे में ये बात आते ही कोर्ट उस बात को कॉग्निस लेता है। तीसरी बात,
जीरे की बात जो बता रहा हूँ, नोटिस तामील की बात है। तो नोटिस इस पर कंपलसरी मैंडेटरी शर्त है कि प्रॉपर पोस्टल एड्रेस पर डिमांड नोटिस तामील होना जरूरी है। यदि उसके प्रॉपर पोस्टल एड्रेस पर नोटिस तामील नहीं हुआ है तो 138 मेंटेनेबल नहीं है, यह अपराध से डिबार हो जाएगा वो आरोपी। उसका लिए साथियों चाहिए कि जो परिवाद है उस परिवाद पे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, मैंडेटरी है ये। वरना ये कहेगा कि ये 117 बीडी नगर पालिका एड्रेस लिख दिया और वहाँ पे आरोपी ने डॉक्यूमेंट निकाले तो वो निकला कि 117 पर आरोपी नहीं रहकर वहाँ तो थर्ड पार्टी रह रहा है। उसका कोई आईडी प्रूफ पेश कर दिया, उसका राशन कार्ड पेश कर दिया, तो डिफेंस में वो उसको रिबिटल कर देगा। इसलिए उसका प्रॉपर पोस्टल एड्रेस पे नोटिस, डिमांड नोटिस भेजना जरूरी है और वो प्रॉपर तामील होना जरूरी है। बाय द वे डाकिए द्वारा ये रिपोर्ट आ गई कि इस प्रॉपर पोस्टल एड्रेस पे वो नहीं रहता है, उस कंडीशन में 138 से डिबार है। इस एनआई एक्ट के बारे में जहाँ तक मैंने आपको बताया कि उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, उसका प्रॉपर पोस्टल एड्रेस पर तामील नहीं है और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट भी पेश नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं है या बैंक स्टेटमेंट पेश नहीं किया उसने, तो ये सिर्फ कह देना कि मैंने फ्रेंडली लोन दिया था मौखिक, और लोन देते वक्त हम उसको पूछते हैं जीरा में जनरली कि लोन जब दिया आपने उस समय वहाँ कौन कौन मौजूद थे आपकी संस्था में, आपकी दुकान में, आपकी फर्म में। तो वो कहता है कि लोन देते वक्त मैं और आरोपी ही थे, दूसरा कोई नहीं था। तो साथियों देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा हग अमाउंट दिया जाता है, उसके लिए उसका एक भी विटनेस नहीं, एक भी डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं। उस कंडीशन में भी कोर्ट उस बात को बहुत गंभीरता से लेता है और ऐसे प्रकरण में उसको दोष मुक्त किया जाता है। जहाँ तक 138 एनआई एक्ट का चैप्टर 17, ये कानून जो 1881 में बना तो इसलिए था साथियों, आपको बता दूं कि एक व्यापारी की साख चिंदी रहे, लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, उस चेक के मार्फत उसका ट्रांजैक्शन होता रहे। तो ये धारा 138 एनआई एक्ट में जनरली जो चेक रिटर्न होते हैं वो इनसफिशिएंट फंड के कारण रिटर्न होते हैं। इसमें सज़ा का जो प्रोविज़न है वो अधिकतम 2 साल तक की सज़ा है और चेक की दुगनी राशि तक का मुआवजा का भी इसमें प्रोविज़न है। 138 के प्रोविज़न का सिर्फ चेक का केस लगा देने से ही साबित नहीं होगा। इसका 138 में चेक लगाने के बाद भी निम्न कंडीशन फॉलो नहीं की गई है तो वो 138 से डिबार हो जाएगा। जैसे कि वो चेक की जो डेट है, चेक पर अंकित जो डेट है उसको 6 माह में या विधि मान्य टाइम में पेश नहीं किया गया है। विधि मान्य टाइम का मतलब ये साथियों कि पहले 6 माह था, अब आरबीआई ने इसको 3 माह कर दिया है। तो टाइम टू टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स होता है उसके हिसाब से जो विधि मान्य जो टाइम होती है एज पर लॉ, उसके तहत अभी 3 माह थे, 3 माह के अंदर उसको पेश नहीं किया है, 3 महीने के ऊपर एक दिन भी निकल गया तो 138 के अंदर वो मान्य नहीं है। सेकेंड, 30 दिन के भीतर डिमांड नोटिस देना मैंडेटरी शर्त है। सेकेंड इसकी वो नहीं दिया गया, 30 दिन से एक दिन ऊपर निकल गया तो ये एनआई एक्ट की परव्यू से बाहर हो जाएगा केस। तीसरी बात, नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर यदि वो राशि का भुगतान कर लेता है, कौन? आरोपी परिवादी को कर लेता है, तो भी 138 के प्रोविज़न इसमें लागू नहीं होंगे। ऐसी परिस्थितियों में 138 की परिधि से बाहर आ जाएगा और 138 में वो नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा लीगल टर्म्स एक है लीगल डेब्ट्स अदर लाइबिलिटीज़, मीन्स ए लीगल इन्फोर्सेबल और अदर लाइबिलिटीज़, विधितया परिवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व से संबंधित वो वसूली होनी चाहिए। जैसे आपने 2 व्यक्ति ने, ए ने बी ने मिलकर ये तय किया कि अभी आईपीएल के मैच चल रहे हैं, आईपीएल में यदि भारत की एक एक्स टीम जीती तो बी को 50,000 देगा और वरना बी उसको 1 लाख रुपये देगा। तो इस परिस्थिति में यदि उसे चेक दिया एडवांस में तो साथियों बताना चाहूँगा आपको, यहाँ लीगली इन्फोर्सेबल लागू नहीं होता, विधिक ऋण व दायित्व साबित नहीं होता। इसके लिए विधिक ऋण व दायित्व की कंडीशन फुलफिल होनी मैंडेटरी है। या किसी ने ये तय कर दिया कि आपके बच्चों को नौकरी लगाना है, 4 लाख रुपये आप देते हो तो मैं आपके बच्चे की वहाँ भर्ती करवा देता हूँ, तो वो भी अनलॉफुल हो गया। तो फर्स्ट ये कंडीशन उसमें फुलफिल करनी जरूरी है। आगे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये टेक्निकल एक्ट है, इसका सबसे बड़ी जो मैथ्स है वो डे की है, दिन की अवधि की गणना,
दिन की अवधि की गणना में एक दिन भी ऊपर नीचे हो गया तो भी ये डी बार है। तो मैं आपको ब्रीफ में ये बताना चाहूँगा कि चेक की अंकित डेट से 3 माह में चेक लगाना आवश्यक है। 30 दिन के अंदर डिमांड नोटिस देना जरूरी है। डिमांड नोटिस से मिलने के 15 दिन के अंदर वो पैसा देवे या उसका रिप्लाई देना मैंडेटरी है। और जैसे ही 15 दिन समाप्त हो जाते हैं, 16वें दिन से 30 दिन के भीतर भीतर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना आवश्यक है, वरना वो चेक के 138 के प्रकरण से डी बार हो जाएगा। आगे आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण में एक्यूज का पूरे प्रकरण में एकमात्र चांस रहता है अपने आप को इस केस को खंडन करने का, वो है धारा 315 एनआई एक्ट के तहत। जनरली हम प्रैक्टिस में देखते हैं, मेरी भी लेंथ ऑफ प्रैक्टिस करीब 30 साल को होने आई है। जनरली डॉक्टर साहब आपको बता दूं कि इसमें होता ही है कि एक्यूज की तरफ से 313 में बयान मुलजिम में पेश होता है और बयान मुलजिम में ये कहता है साहब ये प्रकरण जो किया है झूठा है और मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया है। यहाँ तक उसका दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। अभियुक्त को न्यायालय में आकर विटनेस की हैसियत से 313 एनआई एक्ट में जो पेश होगा उसमें वो सिर्फ अपने बयान देगा, लेकिन उस बयानों की एविडेंस एक्ट के तहत उतनी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 315 में एफिडेविट के मार्फत वो बयान देगा जब उसकी एविडेंस की वैल्यू होगी। तो 315 एनआई एक्ट के तहत वो शपथ न्यायालय में बयान देगा और ये साबित करेगा कि मैंने अमुक तारीख को पैसा परिवादी से नहीं लिया और न ही परिवादी ने अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस से साबित किया। उल्टा ये साबित करेगा कि परिवादी को तो पर्टिकुलर उस तारीख को फलाने फलाने बैंक से उस पर कुर्की आई हुई थी। ये सारा रिबिटल करना पड़ेगा एक्यूज को 315 में। 315 में स्वयं को अपने एविडेंस में साबित कर सकता है और वो चाहे तो उसके सपोर्ट में लोन लेते वक्त या ट्रांजैक्शन होते वक्त कोई व्यक्ति था तो उसको भी अपने विटनेस के रूप में पेश कर सकता है। तो उस कंडीशन में एक आरोपी अपने केस से दोष मुक्त होने के लिए पर्याप्त अवसर लेगा। एक्ट 139 की जो धारा है प्रदर्शन की उपधारणा, वो परिवादी के द्वारा सो मोटो मानी जाएगी कि परिवादी पैसा मांगता था, इस कारण चेक उसके पास आया है। इस बात का रिबिटल एक्यूज को करना पड़ेगा, वो 315 में करेगा और इससे पहले आरोपी का अधिवक्ता अपना क्रॉस एग्जामिनेशन में कोर्ट में करेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बेसिकली इस एक्ट की जानकारी मैंने बता दी है, लेकिन आज जो अपने यहाँ विधिक चर्चा में गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद सिंह जी, अमेठी नोएडा यूनिवर्सिटी से अखिलेश जी और श्रुति जी जेएनयू की छात्रा आई हुई है, कमलेश जी, तो आपके मन में जो इसके बारे में क्वेरी हो वो वन बाई वन बताएंगे, या इस कानून की जो दुरुपयोगिता हो रही है, इस कानून के जो कारण लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे कोई विधिक प्रश्न हो तो आप मुझे अवगत करवाएं। सर मैं ये कहता हूँ जी, जो भी तामिल होना है जी, आप कह रहे हो प्रोफेशनल एड्रेस पे नहीं होता है, हाँ, तो चलो प्रोफेशनल एड्रेस पे नहीं होता है, जी, जब वो कोर्ट में आता है जी, जी, पुलिस के माध्यम से उसको कैसा पता पड़ जाता है वो जी, वहाँ आया हुआ जी। है और उसी को वहीं तामील कराने का वो कोर्ट का निर्देश है क्या, वहीं तामील करा सकता है कोर्ट पे? जी, वहाँ तामील कराने का निर्देश नहीं है, लेकिन आपने सही बताया कि ये जो क्वासी क्रिमिनल केस है, अर्ध फौजदारी केस है, तो इसमें ये है साहब कि उसके खिलाफ में अरेस्ट वारंट है। लास्ट पहले समन निकलता है, फिर बेलेबल वारंट है, फिर अरेस्ट वारंट है। तो अरेस्ट वारंट में एक्यूज जहाँ भी हाजिर होगा वहाँ से अरेस्ट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट। कुछ मैंने सुना है अभी आपने कहा जहाँ हाजिर होगा, जी, जबकि सबको पता होता है कि जहाँ भी थाना होता है वहाँ होता है, सबको पता होता है। जब ऑन स्पॉट वहाँ 5 मिनट में खड़ा होता है, जी, वहाँ ऑन स्पॉट पे उसको ज़बरदस्ती तामील करने का ऑन स्पॉट धारा है क्या? वो कहता है कि मैं बाद में कर दूंगा, वो कि नहीं अभी का अभी करना पड़ेगा, ना तो आपको जैसी होना पड़ेगा। जी, जी, ऐसा है कमल जी कि उसमें मैंने बताया पहले ही आपको कि बेलेबल अरेस्ट वारंट है, तो अरेस्ट वारंट पे तो उसको कोई अवसर मिलता ही नहीं। वो तो या तो उसका साइन करे, वरना अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे जहाँ भी वो एक्यूज पाया जाता है। हाँ, यदि आपकी बात सही है कि यदि वो समन है और समन में तामीली होता है तो उसको कोर्ट में पेश होने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। यदि वो बेलेबल वारंट है तो बेल मुचलकों पे उसको छोड़ दिया जाएगा पुलिस वाले कि अमुक तारीख को आप पेश हो जाए। बाई द वे वो उसका अरेस्ट वारंट तो उसमें बचने का कोई चांस नहीं। अरेस्ट वारंट में उसको हाथों हाथ अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर सकती पुलिस। जी, कुछ का सर ऐसा भी है, अरेस्ट वारंट नहीं होता है, समन जाता है, हाँ, और पुलिस वाले कहते हैं आपको यहाँ हमको जैसी करना पड़ेगा।
जी। और आपको यहाँ साइन करना पड़ेगा तामील के जी लिए। जी जब वो पढ़ता नहीं है, जब वो घबराया होता है, उसको साइन का तामील करके वो कोर्ट में बताया जाता है कि अरेस्ट वारंट है। जी। ऐसा कोई प्रावधान है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पुलिस वाले बिल्कुल अपनी उसको मानसिक रूप से डराने के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन उसको समन या बेलेबल वारंट में अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस, सिर्फ अरेस्ट वारंट में ही कर सकती है। जी आगे। NIA के सबसे बड़े अभी जो कोरोना चल रहा है, जी जी कोरोना पे इतना बड़ा NIA पे रुका, अब आपको नहीं लगता है जब से कोरोना खुलेगा जी अब NIA के बढ़ोतरी कितनी होगी और उसमें फर्जी कितने होंगे, लीगल कितने होंगे? जी, आपने सही बताया। इसमें जो प्रकरण अभी हो रहे हैं, मेरा मानना है कि 60% केस फर्जी हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं, वो लोन देती है। जैसे 50,000 का लोन दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके 5 चेक लेती है वो। और जैसे ही वो केस MI की वो किस्त फर्स्ट डिफ़ॉल्ट हुआ तो उसका चेक लगा देती है। फिर वो दूसरा जो ब्लैंक चेक होता है वो अन्य थर्ड पार्टी को भी दे देती है। इवन कि अभी तो इस फर्जी चेकों के प्रकरण में, दुरुपयोग में ऐसी बातें भी हमारे न्यायालय में सामने आ रही है कि चेक तो दिया एक्स को, और एक्स ने वो जो एक्स्ट्रा चेक थे वो थर्ड पार्टी को दे दिया, और थर्ड पार्टी से उसने उसका खुद का पैसा ले लिया, और थर्ड पार्टी उस ब्लैंक चेक को मन मर्जी से भर के उसका दुरुपयोग कर रही है। इस प्रकार चेकों के प्रकरण की बाढ़ आ रही है, और उसका दुरुपयोग को रोकने के लिए आपकी बात का मैं समर्थन करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी गाइडलाइन मांगी है कि ये 27 जून 2020 तक गाइडलाइन के तहत ये पूरे देश से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा था कि इस NIA के केस को डिस्क्रिमिनलाइज किया जाए। इसमें आप सभी जनता की राय चाहिए, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आज इस विधिक चर्चा में जो बता रहे हैं अपनी राय इस सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूर देवें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को डिस्क्रिमिनलाइज करने की भी सोच रही है, जिससे जनता में डर का माहौल समाप्त हो जाए और व्यापारी अपने स्वच्छंद रूप से निर्भय होकर आपस में लेन देन कर सकें, और ये दंडात्मक प्रोविजन हटने से हर आदमी आसानी से व्यवहार कर सकेगा। जी सर, ऐसा नहीं लगता है कि जो अभी NIA पे जो मुकदमे दर्ज हैं उसकी कोर्ट की कैपेसिटी से ज़्यादा है? आपको नहीं लगता है कि इस कोर्ट को डबल किया जी जाए? जी 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 या इस कैपेसिटी को जो व्यापारी आदमी इसमें पीसी जा रहे हैं? जी जी ऐसा है कि आपकी बात सही है। न्यायालय की जो क्षमता है उससे 3 गुना मुकदमे यहाँ पाली जैसे जिला हेडक्वार्टर पे एक ही कोर्ट NIA कोर्ट में चल रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की है पॉलिसी, वो स्टेट गवर्नमेंट अतिरिक्त और एक्स्ट्रा कोर्ट खोलने के लिए कर रहा है। जहाँ तक आपने बताया कि मुकदमों के अंबार होने से प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही उसकी, उसका कारण यही है कि एक दिन की 100 से 150 हियरिंग डेट होती है, तो उसमें पीठासीन अधिकारी भी उस पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ भी अपने जैसे इंसान हैं। तो एक लिमिटेड केस हो जब तक तो उसकी हियरिंग हो जाए, वरना वो एडजॉर्न होती रहती है। एडजॉर्न के कारण उसके इतना लंबा टाइम लगता है। व्यापारी जो वास्तव में जो पैसा मांग रहा है उसका भी हैरेसमेंट हो रहा है। जी सर, एक जो धारा है NIA के थ्रू, जब कोई भी एडवोकेट के पास जाते हैं वो फिक्स करा हुआ है घरेलू काम से दिया, जी तो वो सब्जेक्ट क्यों नहीं उठता है? सर, घरेलू काम से इतना पैसा आपने दे कैसे दिया? आपकी इनकम ही नहीं है। जी 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 मैंने आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, आपने 2 लाख रुपए घरेलू काम से, आपका खुद का मकान नहीं है, आपने दूसरों का 2 लाख रुपए कैसे दे दिया? जी जी मैंने मेरे इस उद्बोधन में पहले ही बता दिया था कि इनकम ऑफ सोर्स प्रूव करने के लिए उसको परिवादी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साबित करना पड़ेगा एज पर दस्तावेज कि मेरी पर मंथ की इनकम ये थी, और उसकी पर मंथ की इनकम साबित करने के लिए उसको इनकम टैक्स के रिटर्न पेश करने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करनी पड़ेगी, बैंक के स्टेटमेंट पेश करने पड़ेंगे, जिससे उसकी परमानेंट इनकम या पर मंथ इनकम का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साबित होगा, तो ही वो बात आगे चलेगी। वरना मैंने ये बता दिया था कि इस पॉइंट पे भी आरोपी दोष मुक्त हो सकता है। जी आगे। सर, आपसे निवेदन करता हूँ, आपने कहा है वो इनकम टैक्स करना पड़ेगा। अभी कोई आम आदमी एडवोकेट के पास जाता है, सर मेरा ये पैसा बाकी है, जी ठीक है हम निवेड़ा कर देंगे। जी जब उससे कोई प्रूफ ही नहीं पूछा पाता है, तेरे पास 2 लाख रुपए कहाँ से है? जी जी तो ऐसा आम आदमी को क्यों भ्रमित किया जाता है? अब वो यहाँ से भी नहीं जाता है, वहाँ से भी नहीं जाता है, अब वो 2 लाख के सपने देखता रहता है, जी जी जबकि उसके 2 लाख लीगल ही नहीं है। जी 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 तो वो ऐसे गेम स्टोर हमने देखा है कि जैसे कुछ भी काम नहीं है उनका, जी उनका काम देना 5,000 देना, 5 लाख लिखना, जी जी एक बिजनेस बना रखा है, और ऐसे एडवोकेट उनको साख देते हैं, हम बैठे हैं साथ में, तो उनको ऐसा क्यों नहीं बैठता? तो आपने 5 लाख रुपए वो कहाँ से लेके आए? पहले कोर्ट में आपको शो करना पड़ेगा। जी जी वो एक प्रोफेशनल इथिक्स की बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन अधिवक्ता को केस लेते वक्त बताना ना चाहिए, आपकी पीड़ा सही है, लेकिन वो नहीं बताते हैं तो वो एक इथिक्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरी डॉक्यूमेंट्री उसकी जानकारी लेने के बाद ही केस को हैंडल करना चाहिए। अब गेस्ट ऑफ ऑनर प्रश्नोत्तरी करेंगे। सबसे पहले
प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। नमस्कार जी। सर, आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में, उसके प्रावधानों के बारे में संक्षिप्त सारगर्भित तरीके से बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरा सर एक सवाल है कि जो एनआई एक्ट के तहत चेक अनादरण के मामलों में मान्य न्यायालय द्वारा जो सुनवाई की जाती है, तो उस सुनवाई की कानून अवधि क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर साहब आपने। इस एनआई एक्ट प्रकरण में सुनवाई की जो लिखी हुई जो एक्ट में है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बना था, अंग्रेजों के समय का कानून है, बहुत पुराना कानून है। इसमें 6 माह की अवधि है, लेकिन आप भी समझते हैं डॉक्टर साहब कि कानून की पेचीदगी इतनी बारीक है कि एक बारीकी अटका देने से वो 2 साल तक वो केस आगे ट्रायल में चला जाता है। इस प्रकार इन केसों में 4 से 5 साल लग जाते हैं। उसका लॉजिक यही है, वरना इसके 6 माह की डेट उसमें टाइम अंकित है। जी। अभी सर आपने जैसे बताया है कि चेक अनादरण के मामलों में और अन्य ऐसे कई प्रावधान भी है जी। जिसमें कई बार ये देखा गया कि छोटे व्यापारी इसमें उनको लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उनके साथ अन्याय भी हो जाता है। जी। तो न्यायशास्त्र का सिद्धांत भी है कि प्रत्येक को न्याय मिले, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं हो जी। और उसे किसी वैक्सीसिस हरेसमेंट से न गुजरना पड़े। जी। तो इसके लिए कई बार माननीय शासन द्वारा भी इस प्रकार से इस तरह के प्रावधानों को डिस्क्रिमिनलाइज करने के लिए आम राय मांगी जाती है। तो उस संबंध में आपकी क्या विधिक राय है सर? डिस्क्रिमिनलाइज के लिए बात पूछ? जी 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 जी। वो मैंने बताया पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक राय मांगी है कि इसको डिस्क्रिमिनलाइज करने का इंटेंशन यही है सरकार का कि ये जो अभी गोरख धंधा बना रखा है एनआई एक्ट प्रकरण में, फर्जी चेक लेके एक आदमी से 10 चेक लेके, और चेक लेने के बाद भी जो लोन देने वाला है ऋणदाता, वो उस चेक का खुद उपयोग नहीं करके थर्ड पार्टी को वो चेक दे के उसका पैसा ऐंठ लेता है, फिर उसको आगे गैंगस्टर को पैसा दे देता है कि आप वसूल करें। उस माहौल से बचने के लिए अभी प्रेजेंट रिसेंट में भी अपने पाली शहर में या पाली हेडक्वार्टर पे भी सैकड़ों ऐसे प्रकरण आए कि लोगों के घर उजड़ गए चेकों के प्रकरण के कारण ड्यू टू फर्जी। जैसे कि पैसा जब उधार लेते हैं तो डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूँगा कि उसका ब्लैंक चेक लेते हैं। तो मैं ये आपके इस विधिक चर्चा के माध्यम से एक बताना चाहूँगा आपको कि सबसे बड़ी बात जो इस कानून में तोड़ है कमलेश जी, इसका निचोड़ है आज की चर्चा का, ये कहना चाहूँगा कि लोन आपको आवश्यकता है तो लेना चाहिए, लेकिन लोन लेते वक्त ब्लैंक चेक कभी नहीं देवे। चेक को कम्प्लीटली फुलफिल करके उसकी अमाउंट शब्दों में अंकों में भर के उसकी डेट लिख के उस पर पूछे सिग्नेचर करके, इवन कि उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेवे। और इसके साथ साथ जो लोन दे रहा है, लोन देते वक्त जनरली एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, जनरली फाइनेंस कंपनियों के प्रिंटेड परफॉर्मा होता है। तो उस एग्रीमेंट की कॉपी जो अंग्रेजी में होता है 10 पेज का, उस परिवादी को भी नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, बारीक अक्षरों में लिखा होता है, जगह जगह उसके ब्लैंक छोड़े होते हैं कॉलम, फिर पीछे से वो फुलफिल करता है। तो मेरा सबमिशन ये रहेगा कि उस एग्रीमेंट की भी फोटोकॉपी कंप्लीट फुलफिल करने के बाद में मातृभाषा में उसको लिखवा के लेवे और चेक की फोटोकॉपी लेवे, चेक को कंप्लीट फुलफिल करें, तो इन चेकों का दुरुपयोग नहीं होगा। और सरकार की भी यही मंशा है, डिस्क्रिमिनेट करने का मकसद भी यही है कि दुरुपयोग नहीं होगा उसका। जी जी, धन्यवाद। अंतिम प्रश्न है सर हमारा आपसे जी कि इस संबंध में जो एनआई एक्ट के तहत कोर्ट फीस के क्या प्रावधान है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत पहले एक आर्टिकल छपा था, उसमें लिखा था कि कोर्ट को बिना पैसे का मुनीम समझ लिया परिवादी ने। एक फाइनेंसर है जो करोड़ों रुपए का फाइनेंस कर रहा है, जिसके पास मनी लैंडिंग का लाइसेंस नहीं है, वो आदमी 1 रुपये का कोर्ट फीस लगाकर, जिसमें सरकार को कोई रेवेन्यू इनकम नहीं होती, और वो नंबर ऑफ केस लगा लेता है। इवन मैं यहाँ पे नाम लेना नहीं चाहूँगा, एक सिंगल परिवादी के 700 से 800 केस कोर्ट में लगे हुए हैं। हुआ क्या, उसका 700 रुपये के स्टैम्प लग गया, 1 रुपये का कोर्ट फीस लग गया। यदि ये एनएक्ट नहीं हो, अपने एक डॉक्टर साहब आपने अच्छा प्रश्न किया, अपने राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र सरकार में और भी स्टेट में, वहाँ पे 1 रुपये का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोर्ट स्टैम्प लगता है, उसके अलावा लोकल स्टेट की भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो वहाँ पे करनी पड़ती है परिवार लगाने से पहले, जिससे रेवेन्यू इनकम भी होती है स्टेट की, और परिवादी को भी पता लग जाता है कि झूठा केस किया तो स्टैम्प ड्यूटी अपनी व्यर्थ जाएगी। तो आपने सही फरमाया कि अपने यहाँ राजस्थान सरकार में फिलहाल 1 रुपये का ही है, और 1 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगा, वो टिकट लगा के उस परिवार को नंबर ऑफ केस, एक परिवादी 700 केस 800 केस लगा रहा है, और ये कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि ये बिना पैसे का मुनीम का काम सौंप दिया है। कोर्ट उसका कोई एजेंट नहीं वसूली का, कोर्ट का प्रोविजन है
उसको सजा देना दंडात्मक प्रोविजन है, ये कैसी क्रिमिनल है? तो इसका आपने बताया वो सही है कि कोर्ट उसको गलत किया है तो दंड दे सकता है, वसूली की प्रोविजन नहीं है वहाँ। मुआवजा एक अलग बात है, चेक की दुगनी तक मुआवजा दे रहा था, कंपनसेशन शब्द है वो। तो यदि ये एक्ट नहीं हो, सेकंड रेमेडी उसकी सिविल सूट की है, तो उसमें उसके प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती और उसमें 5 से 7 साल लग जाते हैं, सरकार को रेवेन्यू इनकम होगी। तो इस एक्ट का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, आपने सही कहा। इसलिए सरकार सोच रही है कि स्टैम्प ड्यूटी भी लगाओ दूसरे स्टेट की तरह, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा यहाँ तक है इसको डिस्क्रिमिनलाइज किया जाए। जी माननीय अधिवक्ता गोविंद सिंह जी कहेंगे। नमस्कार। जी जी सर, एनए एक्ट प्रकरणों में परिवादी से न्यायालय में जीरा के दौरान धारा 139 की उपधारणा का खंडन कैसे करेंगे? जी जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 139 जो एनए एक्ट की जो धारा है, ये उसके पास में ब्रह्म अस्त्र है कि 139 के तहत चेक यदि उसके पास आया है तो वो पैसा मांगता था। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि रिबिटल है, इसको आप रिबिटल कर सकते हो जीरा के दरमियान। ये एक्यूज को साबित करना पड़ेगा कि ये जो चेक है मेरा चेक सिक्योरिटी पे था, या ये जो चेक है मैंने ब्लैंक चेक साइन करके मेरी ड्रॉ में रखे थे वहाँ से चुराए हैं, या वो चेक जो उसके संदर्भ में मैंने एफआईआर लॉन्च करवा रखी है जो एफआईआर की कॉपी पेस्ट करेगा, या वो नियोक्ता है तो उसकी जॉब देते वक्त था जब नौकरी छोड़ दी तो भी उसने चेक दिया नहीं था, उस चेक का दुरुपयोग किया है, वो स्वतंत्र है आरोपी। मेरा अंतिम प्रश्न है, एनए एक्ट प्रकरणों में धारा 143A और धारा 148 एनए एक्ट में क्या प्रावधान है? जी जी बताना चाहूँगा वकील साहब आपको कि 143A ये अंतरिम मुआवजा है, इंटरिम कंपनसेशन है। परिवादी के पहले ये कहता था कि हम कोर्ट में आ गए, सालों साल लग गए 5 से 7 साल, तो नहीं तो अधिवक्ता को फीस दे पाता था और डिप्रेशन में आ जाता था। उसकी सहूलियत के लिए उसको आर्थिक रूप से थोड़ी सी रिलीफ मिले, इंटरिम कंपनसेशन के रूप में 143 एनए एक्ट के तहत उसको 20% तक मुआवजा कोर्ट दिला सकती है। दूसरा आपने सवाल अच्छा किया कि 148 एनए एक्ट के बारे में प्रावधान पूछा, उसमें यह है वकील साहब कि जब एक्यूज दोष सिद्ध हो जाता है ट्रायल कोर्ट से और वो अपील करने को जाता है, तो इसमें अपील करने से पहले क्या होता था सर कि नीचे कोर्ट ने फैसला दे दिया, सज़ा सुना दी, तो कोर्ट की सज़ा के बाद में उसको या तो पैसा भरना पड़ता था विदिन 30 डेज, या उसको अपील करके स्टे लेना पड़ता था। उस कंडीशन में होता ही है कि ट्रायल कोर्ट ने बड़ी मेहनत करके जो जजमेंट सुनाया, परिवादी के हक में मान लो फैसला हुआ और दोष सिद्धि हुई, तो वो अपील करके उसको केस को लटका देता था। उस परिस्थितियों में परिवादी को लटकना नहीं पड़े तो 20% तक मुआवजा अपीलेट कोर्ट भी परिवादी को दिला सकता है। आगे आपका जो मन की अवधारणा मुझे लग रही है, आप सोच रहे होगा कि 20% पहले दिला दिया, 20% अब दिला दिया 148 धारा के तहत, और वो बाय द वे आरोपी दोष मुक्त हो गया, उस परिस्थिति में उन 40% का क्या होगा, यही पूछना चाहते हो सर? तो उसका मैं बताना चाहूँगा कि 40% जो है पैसा जमा कराया, उस 40% को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार 6% ब्याज सहित यदि वो दोष मुक्त हो जाता है तो परिवादी उसको पूरा पैसा लौटाएगा। जी नमस्कार सर, एक ये सवाल था, एनए एक्ट के तहत जो व्यापारी होता है जी जी वो चेक लगाता है जी और उसका प्रोसेस चलता है 8 साल 10 साल। जी जी वास्तविक स्तर में वो व्यापारी होता है, वो जूझता रहता है चेक के मामले में। अब उसकी डेथ हो जाती है, जी जी अब उसकी डेथ हो जाती है तो पीछे के जो उनके बैकग्राउंड को वो क्या मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी 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 बहुत अच्छा सवाल किया आपने कमल जी। इसमें उसको कहते हैं विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उसको, और केस के ट्रायल के दरमियान यदि परिवार की मृत्यु हो जाती है, ऐसी परिस्थितियों में उसके जो एलआर होते हैं डॉक्टर साहब, तो विधिक प्रतिनिधि उसमें एक एप्लीकेशन लगाएंगे डेथ सर्टिफिकेट के साथ में कि परिवादी की डेथ हो गई है, उस केस का ट्रायल हम करना चाहते हैं, तो वो केस को फेस करेंगे और उसका मुआवजा मिलेगा उसको। जी अब एमिटी यूनिवर्सिटी से नोएडा से अखिलेश जी अपनी चर्चा नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे। जी पहला ये कि एनए केस में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि पे जी अपील कहाँ होगी? बहुत ही मार्वलस क्वेश्चन किया आपने।
डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूँगा आपको कि जनरली अपील की जहाँ तक बात है तो होता ये है कि ट्रायल कोर्ट से यदि सज़ा हो गई तो हायर कोर्ट में हो जाती है। जैसे इसमें यदि उसको दोष सिद्ध किया गया है ना, कन्विक्शन किया गया, वैसी परिस्थिति में वो ट्रायल कोर्ट की होती है। जैसे ट्रायल कोर्ट जो होगा सब ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा और बड़ा शहर तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होगा। वहाँ पे यदि उसको सज़ा हो गई तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में होगी और सेशन कोर्ट में अपील की म्याद 30 दिन है। लेकिन यदि वो दोष मुक्त हो गया, ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर साहब उसकी अपील हायर कोर्ट में होगी, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन की साइड से बिलोंग करता है। जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे। जी अगर कोई आरोपी है और वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ पे केस जीतना उसके लिए संभव है, तो उसके द्वारा जो अभी सर ने बताया कि हमें राशि जमा करानी पड़ती है कोर्ट में, तो वो राशि वो प्राप्त कहाँ से करेगा? जी 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 यदि वो आरोपी एक्विटल हो गया, दोष मुक्त हो गया, तो वैसी परिस्थितियों में जो पैसा है 40% पैसा है, वो पैसा कोर्ट में वो एप्लीकेशन देगा कि मैंने 143(1) के तहत 20% ट्रायल कोर्ट में जमा करवाया था और 148, तो उस परिवादी से वो पैसा मेरे को आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार 6% ब्याज से दिलाया जाए। तो अपीलेट कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि परिवादी विदिन 60 डेज वो पैसा वहाँ जमा करवावे, लौटावे, उसका 6% ब्याज सहित। ये जी धन्यवाद। अब जेएनवी जोधपुर से सुश्री श्रुति जी अपनी चर्चा जारी रखेगी। जी जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा पहला क्वेश्चन ये था जी कि एनआई एक्ट केस के सर्विस में समय ज़्यादा क्यों लग जाता है? हाँ, बहुत रोचक प्रश्न किया आपने। सर्विस की जहाँ तक बात है तो कई बार होता ये गोविंद सिंह जी कि छोड़ के चला जाता है या वो शहर छोड़ के चला जाता है जॉब के कारण। ऐसी परिस्थितियों में अभी कमल जी ने भी प्रश्न उठाया था कि तमिली होती नहीं है और फिर पुलिस वाले उसको ज़बरदस्ती तमिल करवा देते हैं। तो वैसी परिस्थितियों में उसका अरेस्ट वारंट है, जब तो उसका अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन यदि उसका समन ही है तो समन में तो अरेस्ट कर नहीं सकते। तो वैसी परिस्थिति में उसको तामीली का बहुत ही समय लगता है, कई साल भी लग जाते हैं, क्योंकि उसका प्रॉपर एड्रेस परिवादी भी ला के दे नहीं पाता। जो परिवार पेश किया था उस समय जो एड्रेस था उस एड्रेस पे वो नहीं है। इवन कि पुलिस की रिपोर्ट में समन में ताब रिपोर्ट आ जाती है, इस पते पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है, क्योंकि डॉक्टर साहब वो मकान खाली करके चला गया या शहर छोड़ के चला गया। तो वो ड्यूटी परिवादी की होगी कि तामीली के वक्त वो प्रॉपर एड्रेस पेश करे। हाँ, एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूँगा आपको, अच्छी बात। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली डॉक्टर साहब ये मान लिया है कि तामीली की जहाँ तक कमल जी की बहुत पीड़ा है आपकी, मुझे समझ रहा हूँ कि इतने साल लग जाते हैं जिनाइन केस में, तो उसमें उन्होंने ये दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मान लिया है कि अपने व्हाट्सएप पे या ईमेल एड्रेस पर आप तामीली करवाते हो तो कोर्ट ने उसको मान्यता दी है। जैसे ही उसने अपने व्हाट्सएप पे 2 ब्लू टिक आ गए, ये 100 फोटो माना जाएगा कि आपकी तामीली उसको हो गई। अब वो कह दे साहब मेरा मोबाइल तो चार्ज में पड़ा था या मेरा मोबाइल वहाँ पड़ा था, वो बात उसकी कोर्ट नहीं मानेगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर सर्विस। ये आपकी पीड़ा थी, उस पीड़ा पे ये मरम है। ये दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मान लिया है कि किसी भी सर्विस मामले में, गोविंद सिंह जी, किसी भी प्रकरण में, ये तो क्वासी क्रिमिनल है, इवन के सिविल केस में भी जैसे आप केस रजिस्टर कराते हो, बात यही होती है कि उसके तामील में काफ़ी साल लग जाते। जैसे बंदा यहाँ रहने वाला है, वो बेंगलोर चला गया, तो आज की तारीख में मेरा जहाँ तक मानना है, एक हाउस पे अपने बाई भी जो काम करना आती है, एक सर्वेंट भी है, एक लेमैन भी है, उसके पास भी मोबाइल तो डॉक्टर साहब कम से कम होता है। तो वैसी परिस्थिति में उसका जो व्हाट्सअप नंबर है, तो ये ड्यूटी परिवादी की है कि उसके व्हाट्सअप नंबर, ईमेल एड्रेस और वो कोर्ट में अवेलेबल कराए तो कोर्ट उसकी व्हाट्सएप पे भी तामील करवा सकता है, तो उसकी प्रॉपर तामील हो जाएगी। और जो पीड़ा आपकी थी कि उसका सर्विस पर टाइम लगता है, वो टाइम शॉर्ट हो जाएगी और 1-2 साल में ही उसको परिवादी को न्याय मिल पाएगा यदि उसका जेन्युइन पैसा है तो। जी सर, जब तामील की बारी आती है, जी जी, तामील जाता है थाने में, थाने से जाता है चौकी में, जी जी, चौकी के अंडरमेंट में उसको पता है कि तामील करवाना है। जी जी, अब वो तामील किसी भी बहाने से चौकी में नहीं कर पाता है, जी जी, और
मैं किसी का नाम नहीं लेना जी, चाहता जी, जी। फाइनेंसर, उन फाइनेंसर के साथ में कोई आदमी जाके जी जी वहाँ तामील करवा देता है, तो वो क्या कोर्ट का प्रावधान है क्या सर? जी जी इस बात को मैं आपको लीगल कंसेप्ट में बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि उसको कहते हैं निशानदेही से तामील करवाना। ये कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है कि हम 10 बार भेज चुके, वो जानबूझ के तामील से बच रहा है। तो वैसी परिस्थितियों में वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगा कि मुझे दस्ती दी जाए, तामील मैं करवाना चाहता हूँ साथ जाके। निशानदेही कहते हैं उसको। तो मेरी निशानदेही पे कि मैं वहाँ पे सूरजपाल पे गया, सूरजपाल पे गली नंबर 4 पे मिस्टर एक्स यही है, इसको प्रॉपर तामील की जाए। तो निशानदेही से तामील का प्रोविजन है और वो तामील हो सकती है। जी सर ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी तामील होना चाहता है, जी जब फाइनेंसर जाता है, कोई भी जाता जी है, जी थाना या चौकी को पता होता है ये आदमी इधर आया है जी जी और वो 10 बार आया, जी वहाँ मैं तामील नहीं कर पा रहा हूँ, अब उसके सामने वो तामील करता है, जी। तो आपको क्या नहीं लगता है कोई सिस्टम का कोई ऐसा? आज मैं समझ रहा हूँ सिस्टम में थोड़ी वो आ रही है। वो तो साहब ऐसा है कि पुलिस विभाग जो है वो फाइनेंशियल जगत जो है, अपन ये आप कैमरे के सामने वो बात बता नहीं सकते या कह नहीं सकते, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो एक पुलिस प्रशासन के उस सिस्टम में थोड़ी है वो आ रही। तो फाइनेंस वालों से मिलके वो एक बार भी तामील करवा देते हैं। सामान्य आदमी का मुकदमा होता है तो 4 साल तक भी तामील नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ आपकी पीड़ा। सर ऐसा भी मैंने देखा है, जैसे कोई एक फ्रिज लेना चाहते हैं, जी मेरे घर पे फ्रिज की ज़रूरत है, जी अब मैं फ्रिज पे गया, जी मैंने कहा सर फ्रिज चाहिए, जी। आपका हो जाएगा, आपके पास चेक है? मैंने कहा नहीं है सर। क्या ठीक है, आप बैंक का खाता खुलवा दो, आप 1000 रुपये लगेगा, आप 10,000 की चीज़ खरीद सकते हो। तो चेक का दायरा इतना बैंक वालों ने दे दिया कि जैसे मैंने खाता खुला तो 1000 रुपये का, जी मेरे को चेक बुक पूरी की पूरी पकड़ा जी, दी जी। और पूरी की पूरी चेक बुक मेरे 10,000 में फ्रिज वाले को दे दी। जी अब वो फ्रिज मैंने पूरा भी कर दिया, मैंने कर भी कर दिया। अब जब वो फ्रिज पूरा करता हूँ, जी जब तक मैं बीच में 1 दिन या 2 दिन चुकता हूँ, हाँ वो पेनल्टी नहीं बताते हैं। लास्ट में जब मैं एनओसी लेने जाता हूँ, वो कहते हैं कि साहब इतनी पेनल्टी है जब आपका चेक पूरा होगा। जी जी जी। ऐसा क्यों सर? हाँ आपने अच्छा सवाल किया। ये उसको कहते हैं हिडन चार्ज कहते हैं। जो पेनल्टी जो लगाई जाती है, पेनल्टी लगाने का प्रोविजन प्राइवेट व्यक्ति को है ही नहीं, मात्र वो नेशनलाइज बैंक को ही है। लेकिन जहाँ तक आपकी पेनल्टी की बात है, तो जब आपने फ्रिज लिया, वो फ्रिज एक सिस्टम के तहत देते हैं, हायर परचेज के तहत देते हैं। और हायर परचेज एग्रीमेंट जो होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती है। और उसके साथ ये भी लिखा होता है कि जब एग्रीमेंट हुआ तो आपने नंबर ऑफ चेक कितने दिए। तो मैंने पहले भी बता दिया कि एक सामान्य इंसान को ये तो समझ है कि वह चेक मेरा है, चेक पे सिग्नेचर मेरे हैं, तो उसको ब्लैंक चेक नहीं देना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, चेक को वो फुलफिल, जैसे किस्तें भी बनती है 10 मान लो 1000 की 10 किस्त बन गई, तो उसको 1000 की 10 किस्त का भर के देगा वो। तो फिर उसके साथ ठगी नहीं होगी। पैसा आपने 1000 भर दिया, अब वो पेनल्टी चार्ज करना भी चाहे तो उस 1000 के चेक पे तो लगा नहीं सकता। जी सर आप जो कह रहे हो कि 1000 रुपये मैंने पेनल्टी, अब ये स्थिति है, कोई भी फाइनेंस वाले के पास जाते हो वो कहते हैं ब्लैंक चेक देना पड़ेगा जब आपको कोई चीज़ मिलती है। तो ये कानून के प्रावधान में है क्या ब्लैंक चेक देना? जी नहीं, वो ब्लैंक चेक लेना ही सो मोटा अपराध है, ये ऑफेंस है। लेकिन भारत की जनता इमोशनल है। भारत में गली गली में नेशनल बैंक खुले, सरकार की इतनी इजी गोइंग फाइनेंस व्यवस्था है, इसके बावजूद भी इन चंद ठग प्रवृत्ति के फाइनेंस कंपनियों के गली गली में एजेंट है, और वो एजेंट उनको मिसगाइड करके अपने चुंगल में जो ऋण लेने वाला होता है उसको फंसा देते हैं। और वो लेने वाला भी ये चाहता है कि मैं बिना किसी टेक्निकलिटी के उलझे एक साइन करके मेरा काम डॉन हो जाएगा। ये नहीं मालूम बेचारे उस इमोशनल व्यक्ति को कि मेरे 10 जगह कोरे पेपर पे साइन करवा दिए गए, 10 कोरे चेक ले लिए गए, ये चेक मेरी मौत का कारण बनेंगे। ये उस समय उसको पता नहीं रहता। उस समय वो चाहता है कि मैं कहाँ बैंकों के चक्कर काटूंगा। और बैंक का भी आपको पता है कमल जी कि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो तो बैंक की एक फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है डॉक्टर साहब, वरना एक सामान्य आदमी, लेमैन आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, वो अपनी बैंक की इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता। और बैंक में भी आपको बताया, मैं सब मैनेजर का नहीं कहता, लेकिन 60% करप्ट मैनेजर है। यदि आपने लोन की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, लोन नहीं देना है, तो वो एकमात्र लखुना निकाल के आपको उसको लोन डिबार कर देंगे। और जिसने उसका पैसा जो सेट है वो पैसा दे दिया तो उसका लोन 2 दिन में हो जाएगा, जैसे कार का लोन है। यहाँ आपकी बात को बताना चाहूँगा मैं कि बैंक के लोन के मामले में यदि आपकी फॉर्मेलिटी पूरी है और फिर भी आपको लोन देने से मना करता है, तो ये कानून है कि आपको लोन देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी प्रोविज़न है। उसके लिए करना क्या आपको, आप आरटीआई के तहत ये सूचना मांग सकते हो कि इस महीने में आपने कितने लोगों को कार का लोन दिया, पूरी पत्रावली आ जाएगी। उसकी जो रिक्वायरमेंट उसने फुलफिल की है वो रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर दी, तो बैंक मैनेजर को झक मार के पैसा लोन देना ही पड़ेगा, वरना उस आरटीआई सूचना के आधार पे
बैंक की हायर अथॉरिटी को भी सूचना दे सकते हैं। और आजकल तो मीडिया बहुत एक्टिव हो गया कमल जी, मीडिया में भी उस बात को हाईलाइट कर सकते हैं। जी सर, एक होता है जब कोई भी बैंक लोन देती है, बैंक भी ब्लैंक चेक लेती है। जी, जैसे 6 साल का लोन लिया, 6 साल का ब्लैंक चेक दे रहे, अब 6 साल से हमने 2 साल से तो किस्त भर दी, तो वो ब्लैंक चेक हमको क्यों नहीं देती है? लास्ट में आप कहेंगे जब आपका पूरा लोन होगा, जब आपको दिया जाएगा। इस प्रश्न को मैंने मेरी स्पीच में बताया, लेकिन आप चाहते हो कि एक व्यक्ति जो किसी कारणवश पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से और ज़रूरतें पूरी करने के हिसाब से कहीं लोन लेने जाता है, और सच्चाई तो ये है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हिसाब से भी यदि देखें अपन, तो लोन की एग्रीमेंट की शर्तें कोई भी व्यक्ति पढ़ता नहीं है। यहाँ तक कि नेशनलाइज बैंक में भी जाने पे अगर आप उसका MOU जो आप एग्रीमेंट के प्रावधानों की आप समीक्षा करेंगे तो आप लोन लेंगे भी नहीं। जी जी, इतने सख्त होते हैं वो, और वो या तो इंग्लिश में होते हैं तो उनको वो आदमी पढ़ने में सक्षम नहीं होता है, जी, और अन्यथा वो उस समय इतना उलझन में होता है कि वो केवल हस्ताक्षर करने में ही उस समय अपनी तीसरी समझ लेता है। और अधिकारीगण भी या जो भी फाइनेंस कंपनी के जो नुमाइंदे होते हैं वो कई बार ऐसे भ्रमित भी कर देते हैं कि ये तो एक फॉर्मेलिटी है, तो आप साइन कर दो, उनको ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता है, जहाँ तक मेरा सोच है। तो इस वजह से, और रही बात खाली चेक लेने की, तो वो हमेशा दबाव में रखने के हिसाब से भी ऐसा कर सकते हैं जी। अन्यथा तो और का कारण, अगर व्यक्ति समय पे लोन की किस्तें चुका रहा है और वो डिफॉल्टर नहीं है तो निश्चित रूप से एक समय सीमा के बाद उन्हें वो लौटा दिया जाना चाहिए। जी सर, आपसे एक निवेदन है, जब बैंक कोई चेक बुक इश्यू करती है तो बैंक मैनेजर को ये नहीं होता है कि इस चेक की पूरी जानकारी बताई जाए कि चेक होता क्या है? ऐसा है कमल जी कि बैंक मैनेजर की तो ड्यूटी होती है कि वो जो एग्रीमेंट है उसको पूरा उसका मातृभाषा में समझावे उसको, या उसका ट्रांसलेट करके बतावें, और चेक की यूटिलिटी क्या है वो भी बताना चाहिए। लेकिन बात यही है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उस समय आदमी सेंटिमेंटल होता है, कितना जल्दी वो लोन पास हो और कितनी जल्दी वो उसका ड्राइव करके कार को घर ले जाओ। बच्चों को बताओ, मैं उस समय ये नहीं सोचता कि मेरा जितने साइन किए मैंने वो डॉक्यूमेंट क्या क्या थे, ये भी। और आप लेमैन की बात छोड़िए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि पढ़े लिखे व्यक्ति भी, जैसे कल डॉक्टर साहब खुद भी लोन लेने जाते हैं, मान लो कोई BMW कार लाते हैं आप, तो आप ये सोचेंगे भाई मुहूर्त के टाइम पहुंचना है, आप तो 2 घंटे में लोन दीजिए। आप तो बैंक आपको कहे कि साहब बैठिए, आप 2 घंटे में आप ठंडा पियोगे जब तक लोन आपका सैंक्शन है। वो एक सेंटिमेंटल टाइम होता है। 40 पेज का एग्रीमेंट डॉक्टर साहब खुद भी नहीं पढ़ेंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि यदि वो एग्रीमेंट पूरा पढ़ लिया तो ये साक्षात कफन होता है वो, तो आदमी लोन लेगा ही नहीं। वो BMW को छोड़ के वापस आ जाएंगे, घर आके कह देंगे साहब ये तो जो छोटी मोटी कार उसे चलाना काम। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन था जी जी, कि क्या अक्यूज को विटनेस बॉक्स में आए बिना भी केस जीता जा सकता है? जी जी, श्रुति जी, मैंने बताया कि एक्यूज को विटनेस बॉक्स में आकर जनरली क्रिमिनल केस में तो बयान देने पड़ते हैं, लेकिन किसी परिस्थितियों में केस इतना साउंड होता है उसकी तरफ से, रिबिटल करने का इतना बढ़िया मौका होता है जीरे में कि उसके जितने भी परिवादी के जो बिंदु लिए जाते हैं, जितने भी उसके साक्ष्य पेश किए जाते हैं, उसका कंप्लीटली वो खंडन कर लेता है। तो उसके बाद में अभियुक्त को अलग से कोई विटनेस बॉक्स में आकर अपने बयान देने की आवश्यकता नहीं है। कि जैसे मैंने पहले बता दिया था कि उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव नहीं होता, इनकम ऑफ सोर्स प्रूव नहीं होता, नोटिस प्रॉपर तामील नहीं होता, या बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट पेश नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हास्यास्पद बात है कि मैंने जहाँ तक देखा केस मैंने डील किए हैं, मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जजमेंट सो ऑल इंडिया की सबसे बेस्ट जर्नल है, इसमें मैं एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जजमेंट्स जो इंडिया की सबसे टॉप मैगजीन है जो आप देख रहे हैं, तो इस पर टॉप 10 एडवोकेट का है, उसमें मैं पैनल हूँ। तो उसमें मैं देखता हूँ कि 80% केसों में परिवादी, सिर्फ आपने कमल जी ने पहले बताया वैसा ही है कि आप तो लाओ चेक, केस लगा लेता हूँ, मेरी फीस दीजिए, मैं केस को डील कर लूँगा। जबकि नहीं तो उस पूरे केस में ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत होता है कि परिवादी को पैसा आया कहाँ से, ये साबित करना पड़ेगा परिवादी को कि वो उसका पैसा कहाँ से आया, उसकी इनकम ऑफ सोर्स था तो एज पर डॉक्यूमेंट बतावे, या किसी थर्ड पार्टी से लिया था तो उस थर्ड पार्टी को विटनेस में पेश करे, वो होता ही नहीं है। सेकेंड, बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है सब बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करता ही नहीं व्यक्तिगत। वो जनरली कमल जी जो केस आते हैं कोर्ट में 80% ये होता है कि मैंने फ्रेंडली लोन दिया, पारिवारिक मेरी अच्छी दोस्ती थी। तो मेरा पहला प्रश्न उनसे होता है कि पारिवारिक दोस्ती थी तो बताइए एक्यूज के बच्चे कौन कौन से कक्षा पढ़ते हैं, वहीं भी आउट हो जाता है वो तो एक्यूज को जानता ही नहीं।
मैं बता रहा हूँ कि फाइनेंस कंपनी पाली में है, मैं नाम नहीं लूँगा फाइनेंस कंपनी का, लेकिन बेसिकली मैं जो फेस करता हूँ, और सिरोही के रेवदर में वो लोन देता है उस काश्तकार को जिसका चेहरा उसने देखा ही नहीं। जब वो बयान के लिए आता है, कोर्ट में खड़ा होता है पेशी पे, तब मैं उसको प्रश्न पूछता हूँ कि आप कभी मिले क्या एक्यूज से? तो क्या मैं मिला हूँ? मैंने कहा एक्यूज को जानते हो? जानता हूँ, बताइए कौन सा? तो वो बता नहीं पाता, उसका फेस भी नहीं देखा उसने। उसका फाइनेंसर का एजेंट बैठा है और एजेंट ही उनके प्रिंटेड 40 पेज के परफॉर्मे पे साइन करवाता है। इवन कि उस फाइनेंस को पूछता हूँ, डॉक्टर साहब आप हंसेंगे इस बात से कि मैंने कितना आपके बुक में नंबर ऑफ केस कितना चलता है, फिर पीछे से हटता है वो, फिर धीरे से बोलता है 300 से 400 केस। तो मैंने कहा 400 केस है तो आपका एग्रीमेंट 40 पेज का है, आप कितने पढ़े लिखे? मैं BCom। कहाँ से? कि बांगड़ कॉलेज से। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं पूछता हूँ साहब ये निकालिए, मैंने क्लॉज निकाल दिया कि क्लॉज नंबर 22 में क्या लिखा है, ये पढ़ के बताइए, और ये ब्लैंक क्यों है? तो वहाँ पे उसकी चुप्पी हो जाती है, पढ़ना नहीं आता। उस पर ये लिखा होता है डॉक्टर साहब कि हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत चेक नहीं लिए जाते। बहुत अच्छी बात है, चेक का हवाला नहीं। उस पूरे एग्रीमेंट में कमल जी कहीं चेक के नंबर नहीं, चेक का हवाला नहीं, इवन कि ये भी नहीं कि जिस पुरानी गाड़ी पे आप लोन दे रहे हो, जिस डेट को लोन जारी हो रहा है, मेरा सेकंड उसका क्वेश्चन रेज करता हूँ, उस डेट को RC किसके नाम से थी? तो वो बता नहीं पाता कि सब पता नहीं। तो मैं उसको पूछता हूँ कि ये जो परिवाद पेश किया, ये तो आपने मात्र आपके वकील साहब ने कहा वहाँ पे आपने हस्ताक्षर किए, कहाँ साहब आप कहा वहाँ पे हस्ताक्षर किए? आपको नहीं पता कि RC किसके नाम से है, या आपको नहीं पता कि आपके बैंक स्टेटमेंट में इस पर्टिकुलर तारीख को लोन दिया उसकी एंट्री है या नहीं? वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टिल अप टू टुडे जीरो की डेट तक उस पत्रावली में होती नहीं। डॉक्टर साहब उस केस में बरी नहीं होगा तो क्या होगा? तो एक जो फाइनेंस काम करने वाला जो 5 से 7 करोड़ 50 करोड़ तक लोन फाइनेंस कर रहा है, उस व्यक्ति के पत्रावली में 60 से 70% ये लकुना होती है। और जहाँ पे लकुना होगी, जहाँ पे कोर्ट को 2 व्यूज पता होंगे गोविंद सिंह जी, जहाँ पे डबल व्यूज होंगे, उसका बेनिफिट ऑफ एक्यूज को लाभ मिलेगा। ये लॉ का प्रेसिडेंट है, ये लॉ की मंशा है कि इनोसेंस है, उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते, उसको अब तो पूरा मौका मिलेगा, तो रिपीटेड करने का मौका मिलेगा। जी नेक्स्ट। सर एक कहता हूँ, कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ जी, वो एक फर्म का कोई फाइनेंस कंपनी खोलता है और वो सब प्रोडक्ट रखता है जी, कि मैं सब तरह का फाइनेंस करता हूँ, जी। तो वो लीगल है कोर्ट के दायरे से? जैसे जमीन पे फाइनेंस, गाड़ी पे फाइनेंस, कोई भी तरह का है, जी, तो जी। फाइनेंस तो एक का ही होगा। जी जी, वो आप सही बता रहे हैं, ऐसा है नहीं। मनी लैंडिंग का लाइसेंस मेरा जहाँ तक मानना है कि अपने पाली से शहर में किसी के पास भी नहीं है, और जो आप बता रहे हैं वो हायर परचेज के तहत पुराने वाहनों पे दे सकता है। वो एक पर्टिकुलर उसमें मेंशन करना पड़ता है जो लाइसेंस RTO देता है। उसके अलावा वो ज़मीन पे अगर देता है तो उसका जो लाइसेंस ले रखा है वहाँ पे उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि मैं इन सेगमेंट में लोन दूंगा। वो आम कॉमन हर प्रॉब्लम के लिए लोन देता है तो वो कानूनन गलत है। जी, और आपकी बात को आगे ले जाते हुए मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि इनकम टैक्स की धारा 265 SS के तहत, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, जो भारत सरकार का बहुत अच्छा कानून है, उसके तहत तो 20,000 से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करना ही नल एंड वॉइड है। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि इसके बाद ये करोड़ों के लोन मेरे मिलने वाला है, मेरा पड़ोसी है, मेरा साला है, फलाना है, मेरे पैसे मैंने फ्रेंडली लोन दिया, ये सारे लोन जो दे रहे हैं वो नल एंड वॉइड की परिभाषा में आते हैं इनकम टैक्स की धारा 265 SS के तहत। लेकिन इस एनएक्ट में इस 265 SS के बात का लाभ पूरा नहीं मिलता, क्योंकि ये क्वेसी क्रिमिनल, मैंने पहले ही बताया, क्वेसी क्रिमिनल मतलब अर्ध सरकारी, अर्ध फौजदारी है, तो उसमें दंडात्मक प्रोविजन है। इसलिए उस 265 SS का लाभ भी अपन ले सकते हैं, उसके खिलाफ भी अपन कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा तो ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड है। आपको डॉक्यूमेंट्री ही करना पड़ेगा, चेक से, ड्राफ्ट से, आप NEFT करो, RTGS करो, कुछ भी करो, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जी सर आपने कहा जो 20,000 से ज़्यादा नहीं कर पाते, जी, तो अभी तो आपको NIT से कोई छाने है नहीं जी, कोई 2 लाख का हो रहा है, कोई 5 लाख का हो रहा जी, है, जी। वो ही हो रहा है। एक धारा मोनोग्राम फिक्स क्यों होता है कि ये कोई इस काम से पैसा दिया हुआ, इस काम से कोर्ट को भी पता है? जी जी, कोर्ट तो ऐसा है, बता दो आपको कि अंधा कानून है। कोर्ट में तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, वो काम आएगी कमल जी, वहाँ पे सेंटिमेंटल इमोशनल की बात नहीं होती। और मेरा आर्ग्यू रहता है जनरल कोर्ट में, मैं यही कहता हूँ, अगले जो मेरे विद्वान मित्र होते हैं सामने, उनको कहता हूँ, मैंने कहा ये सेंटिमेंटल आर्ग्यूमेंट नहीं चलेंगे, यहाँ पे भावनात्मक कोई जगह नहीं होती। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा कि आप पैसा पर्टिकुलर तारीख को मांगते थे, ये डॉक्यूमेंट बोल रहा है, वरना मौखिक आप कहेंगे उससे नहीं माना जाएगा। तो कोर्ट में यदि वो
परिवादी साबित कर लेता है एज पर डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद मानी जाएगी। और उसको यदि अपन डॉक्यूमेंट के आधार पर अपन डिटेल कर लेते हैं कि भाई आप पैसा नहीं मांगते थे उस तारीख को, तो आपके खुद बैंक कुर्की करनाई थी, आपके नंबर ऑफ केस आपके विरुद्ध में चल रहे हैं, तो उसकी एक इकोनॉमिक कंडीशन कोर्ट के सामने होगी, तो उस पर कोर्ट अपना विवेक तय करेगा और उसको मुलजिम को दोष मुक्त भी कर सकती है। सर एक NI एक्ट के नाम सेकंड कोर्ट होता है, वो कहता है कि आप पूरा पेमेंट नहीं भर पाते तो इसको इंस्टॉलेशन के हिसाब से पेमेंट किया जाए। जी जी। तो उसको इंस्टॉलेशन के हिसाब से, जैसे उसने 2 इंस्टॉलेशन की, 3 इंस्टॉलेशन थी, वो इंस्टॉलेशन तो चल ही रहा है और वहाँ जाओ NI एक्ट के पर वहाँ वो कागज़ नहीं लगाता है, ऐसा क्यों सर? जी ऐसा नहीं होता है, कोर्ट को ये कोई राइट्स नहीं है, NI एक्ट के इस एक्ट में कहीं प्रोविज़न नहीं है डॉक्टर साहब कि कोर्ट किसी पीड़ित एक्यूज को ये कहें कि आप किस्तों में पैसा अदा करें। वो होता ही एक म्यूचुअल कंसेंट से दोनों एडवोकेट जो होते हैं, परिवादी के वकील और आरोपी के वकील, वो आउट ऑफ कोर्ट तय कर लेते हैं कि हम इस पर्टिकुलर तारीख तक इस पैसा फुलफिल कर देंगे, पैसा चुका देंगे, तो किस्तों में तय हो जाता है। लेकिन कोर्ट कभी नहीं कहता कि आप कंप्रोमाइज़ कीजिए या किस्तें दीजिए। ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल में नहीं होता। सिविल केस यदि है तो उसमें हो सकता है इंस्टॉलमेंट होता है, लेकिन क्रिमिनल केस में तो किस्तों का कोर्ट को कहने का प्रोविजन ही नहीं है, कोर्ट कहता भी नहीं है। ये आउट ऑफ कोर्ट वकील तय कर लेता है, वो किस्तें देते हैं तो कंप्रोमाइज हो जाता है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, समनी ऑफेंस है। और यदि इसमें भी बता दो, आपने अच्छी बात बताई कि यदि वो डॉक्टर साहब समनी ऑफेंस में प्राइमा फेसी स्टेज पे जो केस पेश होता है, दर्ज होता है, उस समय यदि एक्यूज जाके कहता है मैं एक राजीपा करना चाहता हूँ, मैं पैसा जमा करना चाहता हूँ, उसका चेक का अमाउंट मात्र में उसका सेटलमेंट हो जाता है। बाय द वे केस की ट्रायल पूरी होती है, उसके बाद में फाइनल आर्गूमेंट के टाइम उसको लगता है कि मेरी डिफेंस वगैरह ढंग से नहीं हुई है ना, सज़ा की मुझे चांस है, उस कंडीशन में कहता है अब मैं पैसा देना चाहता हूँ। वैसी परिस्थिति में कमल जी उसमें 10% तक जमा कराना पड़ेगा। और यदि वो अपील स्टेज पे उसको लगता है कि अब सज़ा यहाँ से हो गई तो सीधा अंदर जाना पड़ेगा, अपील में फिर बाहर नहीं होता, अपील अंदर ही जाता है, तो सेशन कोर्ट में उस कंडीशन में 15% तक वो कोर्ट में लीगल एड में जमा कराना पड़ता है पैसा, वो उसको परिवादी को नहीं, उसका चेक अमाउंट पूरा या जो भी कोर्ट का ट्रायल का ऑर्डर हुआ पूरा प्लस निचले कोर्ट का 10% यदि होता है वहाँ पे प्राइमा फेसी में। फाइनल आर्गूमेंट टाइम होता है तो 15%, और वो हायर कोर्ट में हाई कोर्ट में जाके वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ की बात उसको लगती है कि अब मैं चांस नहीं है, अब मैं पैसा जमा कराना चाहता हूँ, तो 20% तक लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत जमा करना पड़ेगा और वो राजस्थान सरकार में जमा होगा। ये भी अलग से एक पेनल्टी प्रोविजन सरकार ने जोड़ी। भाई कोर्ट की हैरेसमेंट होने के बाद में अब आपको लगता है कि सज़ा हो रही है, अब पैसा जमा करा रहे, तो ये एक्यूज पे दंडात्मक प्रोविजन भी लागू होता है। जी अदालत में जो फाइल आती है राजपुरोहित जी, उसमें सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक है, कंप्रोमाइज़ के साथ है सिर्फ, कोर्ट उस पर भी प्रेशर नहीं करते। आपको मोटे तौर पर बता दूं कि लोक अदालत में पत्रावली पूरी नहीं आती है, उस पत्रावली का खाली ऊपर का जो सरबराह का टाइटल होता है वो आता है, दोनों पक्षकार को बुलाया जाता है, दोनों पक्षकार के अधिवक्ता आमने सामने बैठ जाते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से बात हो जाती है कि भाई चेक का अमाउंट आप देने को तैयार है एक्यूज, तो आपका कंप्रोमाइज़ है, अदर दैन वो फाइल एज इट इज संबंधित कोर्ट को जहाँ से आई है वहाँ भेज दी जाती है। लोकल अदालत उस पर प्रेशराइज भी नहीं कर सकती और वो उस संबंधित कोर्ट में चला जाता है। और बेहतर से एक से ज़्यादा जेड तक आपने गणित बताई। जी जी। तो ये बेहतर गणित सब आम आदमी को पता पड़े जी। तो ऐसा कोई कदम ही नहीं उठावे। जी। इसके बारे में मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा, हर आदमी कोई भी की सिग्नेचर करने से पहले उसको डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। जी जी। जब तक डॉक्यूमेंट वो नहीं पढ़ता है प्रोफेशनली, भले कोई जल्दबाजी, वो डॉक्यूमेंट इतना घातक होना पड़ता है कि उसको लास्ट तक उसकी सजा भुगतनी पड़ती। वो पेमेंट तो भुगत सकता है, उसका सजा का हकदार कौन रहा। आपने सही बताया बिल्कुल। ये जैसे वकील साहब बेहतर बता पाएंगे कि लिखा हुआ भी है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जी जी। इसलिए आपके मंच के माध्यम से उनको और अधिक जागरूक बनाया जाएगा, ये मैं आपसे विश्वास है मुझे, आप इसका जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।